गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठी के विज्ञान विषय से दूसरा पाठ भोजन के घटक को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। भोजन के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं। चलिए शुरुआत हम अपने वीडियो की इसी टॉपिक से करते हैं। हमारे शरीर के लिए कुछ पदार्थ भोजन के रूप में आवश्यक होते हैं। इन पदार्थों को पोषक तत्व कहते हैं। भोजन के ये मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण एवं वृक्षांश हैं। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कौन से भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें लगभग 17 किलो जूल ऊर्जा प्रति किलोग्राम में प्रदान करते हैं। सभी जैविक कार्यों के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नामक तत्वों से बने होते हैं और मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 जो मुख्य प्रकार हैं वे हैं शर्करा, स्टार्च और सेलुलोज। यानी अगर पिछले पाठ में हमने पढ़ा था भोजन यह कहाँ से आता है, तो आपको पता चला था कि भोजन पेड़ पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं भोजन में विद्यमान जो पोषक तत्व हैं जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। ये पोषक तत्व कौन से हैं, तो उनमें से हम जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हमारी कोशिकाओं में सरलतम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होता है तो हमारे शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। क्योंकि यह ऊर्जा देने वाला है, इसीलिए हम इसको ऊर्जादायक पोषक तत्व भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्यतः ये 3 प्रकार का आता है। शर्करा और स्टार्च और सेलुलोज। ये कौन से 3 मुख्य प्रकार हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। शर्करा या शुगर, यह एक सरल कार्बोहाइड्रेट है जो स्वाद में मीठा होता है और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज आदि कार्बोहाइड्रेट शर्करा के उदाहरण हैं। यह फल एवं शहद आदि में पाया जाता है। जैसा आपने अभी पढ़ा कि ये फलों में एक मीठापन होता है, जो शहद में एक मीठापन है, यह सब किसकी उपस्थिति है? क्योंकि उनमें एक जो सरल कार्बोहाइड्रेट होता है वह विद्यमान होता है, जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं। हम अपने रसोई में विभिन्न भोजन बनाने में उसको मीठा करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वह शुगर एक शर्करा का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं स्टार्च या मंड की। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी ये एक बहुलक है, बहुत बड़ा। अगर हम इसकी बात करें, ये इसकी संरचना बड़ी जटिल है, जबकि यह बनता सरल कार्बोहाइड्रेट के जो सरल रूप को बार बार जोड़कर श्रेणी क्रम में एक लंबी श्रृंखला बनाने पर, इसीलिए इसकी जो संरचना वो बड़ी जटिल हो जाती है। इस कारण से हम इसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और यह स्वादहीन होता है। जितने भी आटा देने वाले खाद्यान्न हैं जैसे गेहूँ, मक्का, आलू, चावल आदि सब क्या है? स्टार्च हैं। आपने कभी देखा होगा गेहूँ का जो आटा है उसमें जब गेहूँ को पीस करके आटा बनाया जाता है, अगर आप उसको चखेंगे तो आपको कोई भी स्वाद प्राप्त नहीं होगा। यह स्टार्च है। तो मोटे तौर पर ये समझ लीजिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो रूप खाद्यान्न में विद्यमान है, जिसका हम आटा बनाकर रोटियां बनाने के लिए और दूसरे अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह है स्टार्च या मंड है। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की। यह जो तीसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है यह सेलुलोज है। जो सेलुलोज है वह पादप कोशिका की जो भित्ति होती हैं वो सेलुलोज की बनी होती हैं। अगर हम बात करते हैं जितने भी जीव जंतु हैं वे सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं। और कोशिकाओं की मूल संरचनाओं की जब हम बात करते हैं तो कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिका में 3 मुख्य घटक जो हैं हम पढ़ते हैं। सबसे बाह्य जो होता है कोशिका झिल्ली, उसके बाद उसके भीतर की और कोशिका द्रव, और उसके केंद्र की तरफ होता है कोशिका केंद्रक। और कोशिका द्रव में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं जो अन्य कार्य करते हैं।
चलिए, ये हमारा विषय नहीं है, ये मात्र एक आपको इसका परिचय इसलिए देना था कि ताकि मैं ये बता सकूं कि सेलुलोज क्या है। अतिरिक्त केवल जंतु वो में ऐसा होता है कि जो बाह्यतम आवरण है कोशिका का वह है कोशिका झिल्ली, किंतु पेड़ पौधों के अंदर कोशिका झिल्ली के बाहर एक कठोर परत बनी होती है जो इनको दृढ़ता और मजबूती प्रदान करती है। यह कठोर परत सेलुलोज ही होती है, सेलुलोज की बनी होती है। हम अब बात करते हैं, यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी इसकी संरचना बड़ी जटिल है, इसलिए हम इसे जटिल कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और मनुष्य का पाचन तंत्र इसका पाचन करने में असक्षम होता है, क्योंकि इसका पाचन करने के लिए जो पाचन रस या चाहिए जिनकी आवश्यकता होती है वो मानव आहार नाल में विद्यमान नहीं होते। जबकि घास खाने वाले जंतु होते हैं उनका पाचन कर सकते हैं, इसका सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, क्योंकि रूमिनेंट्स के आहार नाल में ऐसे जीवाणु होते हैं जो सेलुलोज को पचाने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा, हमने एक प्रकार का जो पहला सबसे सरल और साधारण सा एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे को मुख्यतः ऊर्जा देने वाला भोजन है जो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है। और ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, शर्करा, सेलुलोज और स्टार्च। शर्करा सबसे सरलतम रूप है, सेलुलोज जटिलतम है, और स्टार्च जो मंड है वह इन दोनों के बीच में है। अब हम बात करते हैं, यदि पाचन की हम बात करते हैं तो स्टार्च और मंड, स्टार्च और जो स्टार्च या मंड ये शर्करा के ही बहुलक हैं, इसीलिए ये सरलता से मानव पाचन तंत्र के अंदर पाचित हो जाते हैं। अगला जो पोषक तत्व है वह है प्रोटीन। प्रोटीन वह पोषक तत्व है जो शरीर की वृद्धि में तथा ऊतकों की शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत करता है। क्योंकि प्रोटीन शरीर की वृद्धि करता है, इसलिए हम इसे शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। दूध, अंडे, मांस, मछली और दाल, ये प्रोटीन, इन सब से प्रोटीन प्राप्त होता है। और प्रोटीन का जो पाचन उत्पाद है वो होता है अमीनो एसिड, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं और जिनमें नाइट्रोजन तत्व मुख्य रूप से विद्यमान होता है। सामान्यतः एक वर्ष को अपने लिए जो आवश्यकता होती है प्रोटीन की, वो 1 किलो वजन के दर से प्रति 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब आप बात कीजिए कि यानी जो आपने देखा है कि जो कोई जैसे मानव शिशु की बात करते हैं, जन्म के समय मानव शिशु छोटा सा है, शारीरिक की संरचना में अगर हम बात करते हैं, धीरे धीरे वह वृद्धि करता है। यह वृद्धि किसके कारण से होती है? यह उसके आहार में जो प्रोटीन उसको मिल रही है, उस प्रोटीन के कारण उसके शरीर की वृद्धि हो रही है। और अतिरिक्त इसके जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की टूट फूट होती रहती है, उस टूट फूट की मरम्मत करने के लिए भी प्रोटीन कार्य करती है। इस प्रकार यह हमारे शरीर के अंदर शरीर का, क्योंकि शरीर की वृद्धि करती है इसलिए हम इसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। और टूट फूट की मरम्मत करने के कारण प्रोटीन को शरीर का रक्षण करने वाले भोजन के घटक भी कहते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि आपका वजन है किसी वयस्क व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का वजन है 65 kg, 65 किलो, तो उसको कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी? तो यहाँ जैसे बताया कि 1 किलोग्राम पर उसको 1 ग्राम की आवश्यकता है। तो एक वह व्यक्ति जिसका वजन 65 किलोग्राम है तो उसको अपने आहार में 65 ग्राम का प्रोटीन की आवश्यकता प्रतिदिन होगी। और यह आवश्यकता बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में अधिक हो सकती है और अधिक होती ही है। कारण मैंने अभी बताया, क्योंकि देखिए एक वयस्क का जो शरीर की वृद्धि है वो लगभग वो पूरी हो चुकी होती है, उसके शरीर में अब केवल रख रखाव का कार्य होता है, और इस रख रखाव के कार्य के लिए इतनी अधिक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। जो सामान्य दर है उसी के हिसाब से उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन शरीर अगर बात करते हैं बच्चों के शरीर की, बच्चों के शरीर में वृद्धि होने के कारण उसकी प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है। और अब बात करते हैं गर्भवती महिला की, क्योंकि गर्भवती महिला के शरीर में भी एक शिशु पल रहा होता है जिसका विकास होना होता है, तो इसीलिए उस महिला को भी अपने गर्भ में पल रहे शिशु के विकास और वृद्धि के लिए जो प्रोटीन होती है उसकी अधिक आवश्यकता होती है।
अब आप हम बात करते हैं इस चित्र की। आप इस चित्र को देख पा रहे हो कि ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है। हमने स्रोत देखे थे कि भोजन के मुख्य 2 स्रोत हैं, पेड़ पौधे और जंतु। तो इस चित्र में आप देखिए, ये पौधों से प्राप्त होने वाले वो पदार्थ हैं जिनसे हम प्रोटीन प्राप्त करते हैं, जैसे मटर है, चना है, मूंग है, तूर दाल है, राजमा है, सोयाबीन है। ये सब पादप प्रोटीन है, यानी पादपों से प्राप्त होने वाली। अगर हम दूसरे चित्र की बात करते हैं, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दूध है जो कि एक जंतु उत्पाद है, अंडा है, मांस है, मछली है और ये पनीर है। ये सब ही क्या है, जंतु उत्पाद है, क्योंकि दूध से पनीर का निर्माण होता है। ये भी एक प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें जंतुओं से प्राप्त हो, यानी जंतु उत्पाद हुआ। इस प्रकार से हम बात करते हैं तो जो मुख्य 2 स्रोत होते हैं, जंतु और पादप, उनसे प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थ ये है चित्र दर्शा रहा है, ये हैं जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है। अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा जो पोषक तत्व वह है वसा, जिसे हम फैट भी कहते हैं। वसा भी ऊर्जा देने वाला भोजन है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होता है। जितने भी चिकने पदार्थ हैं जैसे मक्खन, घी, दूध, अंडे की जर्दी, सूखे मेवे, तेल, जो चिकनाई में प्रचुर होते हैं, वो सब वसा के मुख्य स्रोत होते हैं। एक वयस्क को प्रतिदिन लगभग 35 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। वयस्क से हमारा अभिप्राय होता है जब व्यक्ति उस अवस्था में होता है जहाँ उसके शरीर की पूरी वृद्धि हो जाती है। किशोरावस्था के बाद का वह अवस्था जब उसके शरीर की पूर्ण रूपेण वृद्धि हो जाती है, उसे हम वयस्क व्यक्ति बोलते हैं। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं तो प्रतिदिन की आवश्यकता के हिसाब से उसको अपने भोजन में 35 ग्राम वसा अवश्य लेनी चाहिए। हमारे शरीर में अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है वह वसा या चर्बी के रूप में जमा हो जाती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर हमने ज़्यादा खाया, अब हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक कार्बोहाइड्रेट शरीर को प्राप्त हुआ, तो शरीर उस अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को, एक प्रक्रिया होती है जिसे हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा इस अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को वह चर्बी में बदल देता है, वसा में परिवर्तित कर देता है। और जो वसा हम लेते हैं अगर वह भी अतिरिक्त है तो वह तो वसा है ही, वह भी चर्बी में संचरित हो जाती है। और आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति या अन्य जीव जो हैं, पशु हैं, उनके शरीर में बड़ी मोटी चर्बी की परत आपको दिखाई देती है। यह सब अतिरिक्त वसा है। जब शरीर को किसी विशेष कार्य के समय अधिक आवश्यकता होती है ऊर्जा की, तो यह जो जमी हुई वसा है यह कार्य करती है उसके ऊर्जा आपूर्ति का। जब भी कभी अगर अब हमें बाहर से आहार से ऐसे पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट या वसा नहीं मिलते जिनसे हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है, तो वह कार्य कौन करते हैं, वह तब ऊर्जा की आपूर्ति के लिए शरीर में संचित वसा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अगर हम कहें तो शरीर को वसा को शरीर का ऊर्जा बैंक भी कहा जाता है। बैंक, जिस प्रकार बैंक में पैसे संचित रहते हैं, आवश्यकता होने पर हम निकाल के उपयोग कर सकते हैं, ठीक वैसे ही वसा अगर हमारे शरीर को अतिरिक्त आवश्यकता है तो यह अतिरिक्त आवश्यकता कभी हमें अचानक अत्यधिक श्रम करना पड़ जाए और अगर हमने उतना आहार नहीं लिया है तो उस श्रम को करने के लिए, उस परिश्रम को करने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा है वह हमें कहाँ से प्राप्त होगी, वह हमें प्राप्त होगी ऊर्जा से। इसलिए वसा से प्राप्त होगी, इसीलिए हम वसा को ऊर्जा बैंक भी कहें तो अनुचित नहीं होगा। अगला जो कार्य है वसा का वह यह है कि जो हमारे आहार में विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन विद्यमान हैं, जैसे प्रोटीन ए, प्रोटीन डी, ई और के, इनका अवशोषण करने में सहायक है। यदि आहार में वसा की मात्रा कम है तो वो ए, डी, ई, के इन विटामिनों को अवशोषित करने में ऐसा है, क्योंकि विटामिनों को हमने बताया 2 प्रकार के होता है विटामिन, अगले विषय में टॉपिक पढ़ेंगे, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। ये विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील है, इसीलिए इनको जब अवशोषित होना है तो ये वसा में घुल जाएंगे और जब वसा का अवशोषण होता है छोटे आंत में तो ये वसा के साथ अवशोषित हो जाते हैं और कोशिका में पहुँचते हैं जहाँ इनका उपयोग किया जाता है। चर्बी के रूप में जो वसा संचित होती है उसका दूसरा उपयोग यह है कि वह शरीर के बाहर
ऊष्मा का ह्रास यानी ऊष्मा की जो हानि है वो नहीं होने देती। आपने अपने अगले पाठों में पढ़ोगे कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाले, जैसे भालू हैं, उनके जो शरीर के ऊपर एक मोटी परत होती है, किसकी? वसा की। यह उनको उस अत्यधिक ठंड या शीतल परिस्थिति में भी उनके शरीर की जो ऊष्मा है उसको बाहर नहीं जाने देती, जिस कारण से वो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में भी आराम से रह लेते हैं। अब हम बात करते हैं वसा के स्रोतों की। देखिए सामने इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो हम भोजन प्राप्त करते हैं उसके जो मुख्य दो स्रोत हैं वो पेड़ पौधे और जंतु हैं। तो इस चित्र में जो दिखाया गया है ये जंतु उत्पाद हैं, यानी दूध, घी, मक्खन और इस प्रकार से ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अगला है जो पेड़ पौधों से मिलने वाली वसा है, जैसे आप इस बात देख पा रहे हैं ये मूंगफली हैं। मूंगफली के अगर आप देखोगे मूंगफली को तो ये मूंगफली वसा से समृद्ध है। और ये तिल हैं जिनका तेल बनाया जाता है, और इनसे जो प्राप्त तेल है उसका उपयोग खाने पीने में किया जाता है। जैसे अब हम बात करते हैं विटामिनों की। अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन ये वो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर को न तो ऊर्जा देते हैं और ना ही हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, फिर भी ये हमारे शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास के लिए अनिवार्य है। देखिए एक बात बताता मैं आपको, मतलब इनका कार्य कोई नहीं है। मुख्य रूप से जो अगर हम यहाँ एक बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ विद्यार्थियों आपके लिए, कि जो हम भोजन खाते हैं उसमें जो भोजन के विभिन्न घटक हैं उसको हम मुख्य रूप से यूँ कह देते हैं कि अधिक मात्रा में जो जिनकी आवश्यकता आती है उनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जिनकी हमें कम आवश्यकता होती है उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक कहते हैं। वृद्ध पोषक और सूक्ष्म पोषक है, ये तो हमारे सूक्ष्म पोषक हैं, इनकी आवश्यकता हमें कम रहती है, लेकिन ये अनिवार्य बहुत है हमारे सामान्य स्वास्थ्य के लिए। इनके बिना हम किसी भी प्रकार से स्वस्थ नहीं रह सकते। इनके कारण मैं ना तो बात को फिर मैं दोहरा रहा हूँ, विटामिन ये वो पोषक तत्व हैं जिनसे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, ना ही ये शरीर की वृद्धि करते हैं। ऐसा कोई पदार्थ इनसे प्राप्त होता है, किंतु ये पूरे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। अभी हमने पीछे बताया भी था, जो हमारे शरीर में हमारे आहार में जो विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, सी, डी, ई, के और बी। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है। अब हमने बीच में बी को क्यों हटाया? अब हम बात करते हैं ये जो विटामिन होते हैं ये जो विटामिन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। विटामिन सी और विटामिन बी ये दो वो विटामिन हैं जो जल में घुलते हैं, तो इसीलिए हमारा शरीर जो है इनको अवशोषित करता है तो जल के माध्यम से करता है। जब ये विटामिन जल में घुलते हैं तो हम हमारा जो शरीर है उसको अवशोषित कर सकता है। और जबकि बी और सी को छोड़ने के बाद जो शेष बचे ए, डी, ई, के वो वसा में घुलनशील है, इसीलिए शरीर में जो इनका अवशोषण होता है वो वसा के माध्यम से होता है। हमारा शरीर केवल दो प्रकार के विटामिन का निर्माण कर सकता है, वो विटामिन है डी और के। इसीलिए जो अतिरिक्त आवश्यकता है विटामिनों की, वो जो दूसरे विटामिन हैं उनको हम प्राप्त करने के लिए आहार भोजन से ही उनको प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि जो विटामिन बी है वो कई विटामिनों का मिश्रण होता है, और इनको हम B1, B2, B3, B4, B6, B9 और B12 भी कहते हैं, क्योंकि बड़ा जटिल हो गया, अनेक प्रकार का उनका समूह है। इस समूह के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब हम बात करते हैं इसको, इनके स्रोत ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हो, विटामिन ए का जो सबसे समृद्ध है वह गाजर। और गाजर में हम बात करते हैं, गाजर के भीतर जो लाल रंग का बाह्य खाद्य भाग है उसके भीतर जो सफ़ेद रंग का एक भाग निकलता है वह पूर्ण रूप से विटामिन ए का बहुत ही समृद्ध स्रोत है। अतिरिक्त इसके हम इसको पपीते से, मछली के तेल से, दूध से
इनसे भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन बी के स्रोतों की। विटामिन बी जो है वो हमें जो खाद्य जो मोटे छिलके युक्त अनाज से मिलता है, खाद्यान्न से। जैसे हम कहते हैं ना गेहूं का दलिया कभी कभी आहार में हम भोजन जब बनाते हैं तो दलिया बनाया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है चावल की, जैसे बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है। तो उसमें क्या रहता है, छिलके समेत जो पूरा सब खाद्यान्न है छिलके समेत, उनमें छिलकों में क्या होता है, विटामिन बी होता है। जो अतिरिक्त इसके जो यकृत है, जो मांस का सेवन करने वाले मांसाहारी हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो अगर आहार में नॉन वेज में अगर उस पशु का यकृत खाएंगे तो उनको भी उससे विटामिन बी की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। सामने जो चित्र आप देख पा रहे हैं, इस चित्र में जितने भी ये जो फल आपको दिखाई दें, जितने भी खट्टे जो फल होते हैं, ये सभी खट्टे फल जो हैं, जो खट्टी सब्जियां हैं, वो सब विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। यानी विटामिन सी हमें हमेशा खट्टे पदार्थों से ही प्राप्त होता है, जैसे संतरा है, अमरूद है, मिर्च है, नींबू है, आंवला है, टमाटर है। अगली बात करते हैं हम विटामिन डी की। अगर विटामिन डी के स्रोतों की बात करते हैं तो जो आप सामने चित्र देख पा रहे हैं, इस चित्र में आपको दिखाया है विटामिन डी जो है हमें किससे प्राप्त होता है, मक्खन से, दूध से और यकृत से, अंडे से और मछली से, मछली का कॉड लिवर। ये जो भोजन है यह विटामिन डी से समृद्ध है। अतिरिक्त इसके विटामिन डी की एक विशेषता यह है कि ये बड़ी सरलता से हमारे को सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सूर्य से जो प्राप्त होने वाली किरणें हैं, विशेषतः प्रभात काल सूर्योदय के समय पे जब शरीर के ऊपर सूर्य की रश्मियाँ गिरती हैं तो हमारा शरीर उन रश्मियों को ग्रहण करके हमारे शरीर के हमारी त्वचा में विशेष प्रकार के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उस सूर्य की किरणों से विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में ही कर लेते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि हम प्रभात काल में सुबह जल्दी जागें और सूर्य के दर्शन करें, सूर्य स्नान करें। सूर्य स्नान से अभिप्राय हमारा इसी से होता है कि हम अपने शरीर पर पर्याप्त रूप से सूर्य की इस किरणों को गिरने दें। देखिए, समय का उचित विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है विद्यार्थियों, क्योंकि अगर यही सूर्य स्नान आप दोपहर के समय करेंगे तो बजाय लाभ के हानि हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दोपहर को ज़्यादा तेज प्रकाश है सूर्य का तो ज़्यादा विटामिन डी बनेगा, ऐसा नहीं है। जब सुबह सूर्य उदय होता है उस समय की सूर्य की किरणों की जो संरचना है, जो वो प्रकार है, वो कुछ भिन्न होती है, दोपहर के समय कुछ भिन्न होती हैं। तो ये एक बड़े विषय की बात है, बाद में बात करते हैं। तो सिर्फ आप सरलता से इतना सा ध्यान रखिए कि आप अपने दिनचर्या में सुबह प्रातः उठ करके सूर्य दर्शन करना प्रारंभ करें। ये बड़ा औज और तेज प्रदान करने वाला है। आगे हम बात करते हैं खनिजों की। जो विटामिन हैं उनके अतिरिक्त भी हमारे शरीर में बहुत से अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है, जिन्हें हम खनिज कहते हैं। ये भी न तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ना ही ये हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर की स्वस्थ और सुचारू रूप से सभी कार्य प्रणालियों को कार्य करने के लिए आवश्यक हैं। और ये विभिन्न खनिज जो हैं वो लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटाशियम। इन सभी विभिन्न खनिज पदार्थों को हम अपने भोजन में प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनका निर्माण शरीर नहीं कर सकता। जैसे सोडियम ले लीजिए, जो हम खाने का नमक खाते हैं उसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड, उसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, रासायनिक नाम। तो उसमें विद्यमान सोडियम जो हमारी उसका आपूर्ति करती है। सेंधा जो नमक है वो पोटाशियम क्लोराइड है, वो हमारे पोटाशियम की जो आवश्यकता की है उसको पूरी करता है। और अगर हम बात करते हैं अन्य स्रोतों की, तो आयोडीन के स्रोत जिस प्रकार आप ये देख पा रहे हैं, पालक है, अदरक है, मछलियाँ हैं और इमली है, और यहाँ ये जो कटोरी में दिखाया गया है यह वह साधारण नमक है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन युक्त नमक। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमें दूध से प्राप्त होता है, अंडे से प्राप्त होता है। ये समृद्ध है, अंडे की जो चर्बी है ये विशेष कैल्शियम के समृद्ध स्रोत है। और जो दूध के उत्पाद हैं जैसे पनीर बना है या दही बनी है, छाछ बनी है, इनमें भी कैल्शियम पर्याप्त रूप से होता है। अब हम बात करते हैं लोहे की। लोहे के जो समृद्ध स्रोत हैं वह है
सेब, अमरूद और ये पालक है और लीवर। और अतिरिक्त इसके जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है होता है गुड़। देखिए विशेष ध्यान रखिए, आपने कभी देखा होगा दिनचर्या में जो भोजन खाने के उपरांत जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो गुड़ जरूर खाते हैं। ये गुड़ बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होता है छात्रों, इसलिए जब भी आप भोजन खाओ, भोजन खाने के बाद मैं सुझाव दूंगा कि एक छोटी सी थोड़ी सी नियंत्रित मात्रा में गुड़ का सेवन भी किया जाना आवश्यक है। जो हमारे शरीर में गुड़ खाने से जो लोहे की आवश्यकता होती है वह पूरी हो जाती है, क्योंकि लोहा जो है वह हमारे रक्त का जो हीमोग्लोबिन भाग है, यानी रक्त में विद्यमान जो हीमोग्लोबिन है उसका मुख्य घटक है। लोहे की कमी से खून की कमी हो जाती है, तो हमारे शरीर में खून की पर्याप्त मात्रा बनी रहे, हमें हीमोग्लोबिन की कमी ना हो, इसलिए मतलब एक बहुत ही साधारण सा भोजन है जो हर घर में विद्यमान होता है। इसलिए एक दिनचर्या को अपनाया जाए कि खाना खाने के बाद थोड़ी सा छोटा सा अगर टुकड़ा गुड़ का भी खाया जाए तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम बात करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस हमें केले से प्राप्त होता है, हरी मिर्च से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, और जो खाद्यान्न है जैसे गेहूँ, चावल आदि, इन सब से हमें फास्फोरस प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि यदि ये जो विभिन्न प्रकार के घटक हैं ये सब हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, अगर हम ऐसा भोजन ले जिनमें इन पोषक तत्वों की कमी हो तो क्या होगा? तो होगा अभावजन्य रोग। जब किसी पोषक तत्व को लंबे समय तक आहार में नहीं लिया जाता तो शरीर में इसका अभाव हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो रोग होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। अभाव का मतलब होता है कमी, जन्य से मतलब से उत्पन्न है, यानी अभाव से उत्पन्न जो रोग होता है उसको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम भोजन में जो विटामिन ए की कमी है, लगातार हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जिसमें विटामिन नहीं है तो शरीर में विटामिनों की कमी के कारण लगातार एक लंबे समय के बाद एक रोग उत्पन्न हो जाएगा। वह रोग जो होगा वह अभावजन्य रोग होगा। नीचे एक सारणी में आपको दर्शाया गया है विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज लवणों के बारे में, जिनसे कमी से जो रोग होते हैं और उस रोग के क्या लक्षण वह मैं आपको बताऊंगा, और स्त्रोत जो क्या आते हैं वो मैं आपको ऊपर पहले बता चुका हूं। देखिए अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की कमी से हमें विटामिन ए की कमी से हमें, जैसा कि आप इस सारणी में देख पा रहे हैं, विटामिन ए, यदि भोजन में विटामिन ए की कमी होगी तो जो अभावताजन्य रोग होगा, जो विकार होगा, वो हमें क्या होगा? रतौंधी को हम क्षीणता दृष्टिहीनता भी कहते हैं। यानी रतौंधी को अगर हम बात समझाते हैं, आपको समझिए, रतौंधी रात के समय अंधा होना, यानी लगभग इसमें आदमी स्थायी रूप से अंधा नहीं होता। यह क्या होता है कि सूर्यास्त के बाद जो कृत्रिम प्रकाश है उस कृत्रिम प्रकाश में वह रंगों में विभेदन नहीं कर पाता है। उसको वस्तुएं सामने प्रतीत होती हैं, कुछ हिल रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, मतलब उसको चलते फिरते लोग या वस्तुएं हिलती डुलती सब दिखाई देगा, लेकिन जिसका रंगों में विभेदन के कारण, यानी अलग अलग रंगों को हम अच्छे से पहचान सकते हैं, इस कारण से जो हम स्पष्टता से देख पाते हैं वह दिखना वह इसको बंद हो जाएगा। इस अवस्था को हम रतौंधी कहते हैं। और लक्षण क्या है इसके? जैसे मैंने भी बताया ना, रात के बाद सूर्योदय के बाद इसको दिखना कम हो जाता है, यानी रंगों में विभेदन नहीं हो पाता है, कमज़ोर दृष्टि हो जाती है, और कभी कभी तो पूर्ण रूप से, अगर ये बहुत अधिक मात्रा में कमी हो जाती है तो दृष्टि बाधिता जो है वो पूर्ण स्थायी रूप से भी हो सकती है, जिससे हमें पूर्ण रूप से दिखना बंद हो जाए। अगले विटामिन की बात करते हैं, विटामिन B1, बी कॉम्प्लेक्स था, B1, B2, B3, B4, B6, B12, जो उनमें से हम बात करते हैं B1 की, जो मुख्य है। B1 की कमी से हमें रोग होता है बेरी राम का, और जब ये रोग होता है तो उसका लक्षण क्या है? दुर्बल मांसपेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी, यानी मन नहीं करता कार्य करने के लिए, और हमारी मांसपेशियों में हमेशा ऐंठन या दर्द महसूस होता है। यह मतलब इसका लक्षण है। अतिरिक्त इसका एक लक्षण मैं और बताता हूँ। अगला जो है B4 की कमी से क्या होता है कि जो हमारे जो होंठ होते हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। देखा होगा आपने कभी कभी ऐसे बच्चों को कि जब होंठ हैं दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे के होंठ जहाँ मिलते हैं, उस संधि स्थान के ऊपर कुछ तरह की जिसको हम बोलते हैं दरारें बनना शुरू हो जाती हैं, यह उसके लक्षण है।
तो इसकी कमी के लिए हम क्या करें? इसकी कमी के लिए जो साबुत इसके जो स्रोत हैं, अभी हमने ऊपर जिक्र किया था, विटामिन ए के स्रोत क्या थे? गाजर खाइए, आप पपीता खाइए, और विटामिन बी के लिए आप क्या? साबुत अनाज खाइए, जैसे दाल, चना है, जैसे बाजरा है, ठीक है। इसको पानी में मतलब भिगो करके इसके अंकुरण बना करके अगर हम उनको खाते हैं तो विटामिन बी की कमी को बहुत ही शीघ्र पूरा कर लेंगे प्राकृतिक रूप से। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वह सक्रिय रोग है, और इसका लक्षण यह है कि जिस व्यक्ति को सक्रिय रोग होता है उसके मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाता है, और उसके मसूड़ों में उसके दांतों में बदबू आने लगती है। एक अत्यधिक चरमावस्था जाने के ऊपर पायरिया नाम की एक बीमारी भी होती है, जो सक्रिय के बाद की बीमारी है। ध्यान न देने पर, लापरवाही करने पर वह भी हो सकती है। और इसका एक लक्षण यह है कि जब, क्योंकि विटामिन सी है, ये हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जिससे हमारे शरीर को की टूट फूट, मरम्मत आदि बड़ी शीघ्रता से होती है। यदि विटामिन सी की कमी है तो दूसरा लक्षण यह होगा कि जो शरीर में किसी कारण से चोट लग जाने से घाव बनेगा, वह घाव ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी एक सबसे सरलता से उपलब्ध होने वाला भगवान सूर्य की किरणों से उत्पन्न किरणों से हमें प्राप्त होता है। शरीर हमारा स्वयं इसका निर्माण करता है। अगर शरीर में इसकी कमी होती है तो हमें रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। इस रिकेट्स नाम के रोग में क्या होता है? अस्थियाँ यानी हड्डियाँ, जो हमारी हड्डियाँ वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने के कारण ये है, जैसे कि आपने कभी किसी को देखा, कोई व्यक्ति, बच्चा, छोटा बच्चा है, उसकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर है कि उसकी हड्डियाँ उसके स्वयं के शरीर का बोझ उठाने में असक्षम है। तो देखा होगा कि उसकी जो पैर हैं वो पैर यूँ धनुष के आकार में यूँ मुड़ जाते हैं। और ये क्या है कि अस्थि मृदुता का ये जो रोग होता है यह होता है। अब हम बात करते हैं कुछ मिनरल्स की, खनिज की। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की बात करते हैं, दोनों साथ साथ है। कैल्शियम और फास्फोरस अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, और जो हमारे दांत है वो कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि शरीर की हड्डियां और दांतों का जो निर्माण है, ये जो हमारे हड्डियां और दांत बनते हैं, इनको बनाने में कैल्शियम और फास्फोरस दो खनिज बहुत अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अगर इनकी कमी होगी तो हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं और हमारे जो दांत है वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं आयोडीन की। आयोडीन एक वह सरल सूक्ष्म पोषक तत्व है, विटामिन है, जिसकी कमी से घेंगा या गाइटर नाम की बीमारी हो जाती है। इसको गलकंड भी बोलते हैं, गलकंड। यानी अगर आपने कभी देखा होगा किसी व्यक्ति के, पुरुष या महिला की जो गर्दन है उसके ऊपर एक बड़ा सा उभार बाहर की ओर लटकता हुआ प्रतीत होता है। यह क्या है? उसकी जो गर्दन है, गर्दन के ऊपर एक स्थान विशेष रूप से फूल जाएगा, नीचे की तरफ लटकता दिखाई देगा। इसको हम घेंगा गाइटर या गलकंड रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है? विटामिन आयोडीन की जो आवश्यकता है वह जो होता है हमारा, जो हमारे यहाँ गर्दन विद्यमान होते हैं वह होते हैं ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। यह थायराइड ग्रंथि जो है आयोडीन की कमी से फूलने लगती है और वो उभार बन के बाहर की ओर लटकने लगेगी। ये वयस्क का रोग है। और अगर बात करते हैं बच्चों की, बच्चों के आहार में अगर आयोडीन की कमी है तो बच्चों को जो मानसिक विकास है वो अधूरा रह जाता है, यानी उनमें मानसिक विकलांगता आ जाएगी। जब गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहेगा। यदि माता गर्भवती है, उसके आहार में आयोडीन की कमी है, तो संभावना यह है कि जन्म लेने वाला जो शिशु होगा वो मानसिक रूप से दुर्बल होगा, यानी उसकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, वस्तुओं को समझने की, देखने की, ये सब उसमें कम होंगी। तो इसीलिए विशेष ये बात होती है कि जब महिला गर्भवती होती है तो उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है उसके विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनका आहार वह जरूर करें। अगला और अंतिम जो हमारा खनिज लवण है वह है लोहा। लोहे की कमी से हमारे शरीर में अरक्तता
अरक्तता, अ का मतलब होता है रहित, रक्त से रहित यानी खून की कमी। हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, और जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हमें कमज़ोरी या थकान महसूस होती है। मैं बता रहा हूँ कैसे। जो हमारा शरीर में जो खून का कार्य है वह क्या है, हमारा जो भोजन पाचित होकर के छोटी आंत में संग्रहित होता है, उसमें जो विद्यमान कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप होता है ग्लूकोज, उसको यह रक्त कोशिकाओं तक ले जाता है, और कोशिकाओं में उसका ऑक्सीकरण होने के बाद ऊर्जा पैदा होती है। और यह काम और इसके अतिरिक्त जो हमारे को कोशिकाओं में ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता आती है, उस ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन, जो रक्त में मिलता है। और हीमोग्लोबिन किससे मिलता है, लोहे से। और यदि लोहे की कमी होगी तो शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी, जिससे हमारा जो शरीर है वह हमारे शरीर में जो रक्त है ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति नहीं कर पाएगा। और जब शरीर में ऑक्सीजन की पूरी आपूर्ति नहीं होगी तो कार्य करने की क्षमताएं वो जो है वो क्षीण हो जाएंगी, और बहुत जल्दी थकावट होगी, और हर वक्त थकान रहेगी। कारण क्या है, क्योंकि जो ऑक्सीजन के अभाव में ऑक्सीकरण पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रहा, तो शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। अगर पर्याप्त रूप से अन्य पोषक तत्व लिए भी जाते हैं तो ऑक्सीकरण के लिए जो ऑक्सीजन की कमी है वह तो लोहे के जो अणु, लोहे से बना अणु है हीमोग्लोबिन, उसी के द्वारा लाई हुई ऑक्सीजन से होगी। इसलिए ये एक बहुत ही आवश्यक है। और इसका मैंने सबसे सरल साधारण बताया है, आपने ऊपर चित्र में भी किया था। गुड़ खाइए ज़रूर, विशेष मैं बता रहा हूँ, गुड़ खाइए। क्योंकि छात्रों अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं इस वीडियो को भी यही रोकता हूँ। अभी साथ ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो कि मैंने तैयार कर लिया है, तो इसलिए कहीं नहीं जाइए। पहला पार्ट का ये मैं अपने भोजन के घटक पार्ट का जो ये पहला वीडियो है, पहला पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद दूसरा पार्ट भी साथ में उपलब्ध है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो